हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। घटना चक्र पूर्वावलोकन को कवर किया जा रहा है, जो कि पॉलिटी का है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के संदर्भ में आता है। इसमें अभी तक इसके 5 मेजर लेक्चर को कवर किया जा चुका है। इसमें टारगेट है कि आपके 10 लेक्चर में आपकी पूरी घटना चक्र पूर्वावलोकन को कवर करना है, क्योंकि इसमें आपके देखा जाए तो 42 चैप्टर हैं। 42 चैप्टर को आपके 10 लेक्चर में कवर किया जाएगा। 10 लेक्चर के अंतर्गत अभी आपको 5 लेक्चर इसमें पहले ही प्रोवाइड कर दिए चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के नाम से प्लेलिस्ट है, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF प्राप्त होगी। तो ये घटना चक्र पूर्वावलोकन है। इसमें अभी तक इसके देखा जाए तो मेजर टॉपिक जो रहते हैं वो मैक्सिमम कवर हो चुके हैं, मतलब कि आधा घटना चक्र कवर हो चुका है। अब आधा जो है मैं बचा हुआ है, क्योंकि 5 ऑलरेडी कवर हो गए और 5 और होने हैं। तो आज जो छठवां है, छठवें के अंतर्गत जितने टॉपिक कवर किए जाएंगे उनके संदर्भ में पढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। संसद के लेक्चर को कवर किया जा रहा है, जिसमें अभी तक इसके संसद के टॉपिक के अंतर्गत आपका लोकसभा और राज्यसभा को कवर किया जा चुका है। आज इसका जो थर्ड टॉपिक होगा वह होगा कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया किस तरीके से संसद की रहती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसी तरीके से पढ़ा जाएगा कि पहले आपको नोट्स का रिवीजन कराया जाएगा, फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके संदर्भ में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसकी क्या प्रक्रिया है। प्रक्रिया के संदर्भ में देखा जाए कि संसद जो है वह उच्च विधायी संस्था है। संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संसद के संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल 6 महीने का होता है और लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि संसद के अधिकारी होते हैं। कोई संसद सदस्य जब 60 दिन तक सदन के बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 संविधान के संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संपूर्ण भारत में या उसके किसी भी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर कोई भी कानून बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संसद का अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है और यह बैठ जाना कहलाता है। सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है, यानी कि क्रॉसिंग द फ्लोर कहलाता है। शून्यकाल के बारे में देखा जाए तो यह भारत की एक संसदीय व्यवस्था की देन है। यह अधिकतम 1 घंटे का होता है और इसमें लोकसभा इसका समय प्रश्नकाल के बाद सामान्यतः दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक वो देखा जाता है, मतलब कि शून्यकाल का समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे का होता है। अनुच्छेद 109 के क्लोज 1 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है और राज्यसभा में नहीं किया जाता है। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय उल्लेखित है और अनुच्छेद 110 यानी कि धन विधेयक में भी निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। साधारण विधेयक की तरह पेश किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है तो उस पर राज्यसभा द्वारा 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है और अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तक आयोजित किया जा सकता है। और जब किसी विधेयक यानी कि धन विधेयक एवं अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के अतिरिक्त पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो तो और अनुच्छेद 118 के क्लॉज 4 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, जिसमें पहली बैठक वर्ष 1961 में दहेज निरोधक विधेयक पर और दूसरी बैठक 1978 में बैंककारी बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक पर और वर्ष 2002 में तृतीय संयुक्त बैठक आतंकवाद निरोधक विधेयक के लिए बुलाई गई थी। कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन के पटल पर रख सकता है और कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है और भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है।
संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार विनियोग विधेयक को पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होती है और भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है और भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। तो इस तरीके से सरकार की जो संसद की कार्य विधायी मतलब की कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया है इसके बारे में एक संक्षिप्त तौर पर दिया गया। चलिए तो इनके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न आता है कि नीचे दी गई सारणी के पर ध्यान देना है आपको और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दिए गए हैं, जिसमें राज्यसभा में 250 से अनधिक और 12 नाम निर्देशित तो 238 से अनधिक राज्यों और संघ शासित राज्यों के प्रतिनिधि। लोकसभा में 552 से अनधिक सदस्य, 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन तथा एक्स अंकित स्थान पर निम्नलिखित में से किसने रखना ठीक होगा। तो आपको इसमें लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में दिया गया है, तो आपको इसमें जो एक्स दिया गया है मतलब कि ये शब्द उल्लिखित किया गया है, तो इसमें बताना है कि ये जो आगे ऑप्शन दिए जाएंगे तो इनमें से कौन सा होगा। चलिए तो ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन में पहला आता है ऑप्शन ए, जो कि वे मंत्री जो संसद के सदस्य नहीं है जिन्हें अपना पद संभालने के बाद 6 माह के भीतर अपना निर्वाचन संसद के किसी सदन के लिए करवाना है। ऑप्शन बी के अंतर्गत आता है कि 20 से अधिक अनधिक नाम निर्देशित सदस्य। ऑप्शन सी में संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि और ऑप्शन डी में आता है कि महान्यायवादी जिसे संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। तो इसमें आपका जो ये जो एक्स का स्थान है तो एक्स के स्थान पे आपका आएगा ऑप्शन सी कि यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्रों के 20 से अनधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी सी होगा। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि देखा जाए तो प्रश्नकाल में लोकसभा के 552 से अनधिक सदस्यों में से 530 अनधिक राज्यों के और 20 अनधिक संघ राज्य क्षेत्रों के होते हैं। मतलब कि आपके टोटल 552 सदस्य होते हैं, जिसमें 530 जो होते हैं वह आपके राज्यों की और जो संघ राज्य क्षेत्रों से 20 होते हैं और 2 जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो कि आंग्ल भारतीय होते हैं। लेकिन संविधान के जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है उसमें अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के समुदाय को नामित करने के प्रावधान को पूर्व निर्धारित समय सीमा जो कि 70 वर्ष पूर्व प्रारंभ से इसे आगे के लिए एक प्रभावशाली निष्प्रभावी कर दिया गया है, जो आपकी 25 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गई है। तो इसमें आंग्ल जो भारतीय हैं उनका कोई इसमें उल्लेख नहीं किया जाएगा। कब से? 25 जनवरी 2020 से इसमें डेट को मतलब कि इसमें समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, तो यह किस में देता है? यह संसद के संवित संसद के दोनों सदनों में। नेक्स्ट आता है कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दूसरा कथन आता है कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आवाहन के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो नीचे दिए गए कूट में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों ही कथन इसमें सत्य होंगे, तो इसके साथ ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो इसमें पहला दिया गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा आता है कथन कि संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें एक तौर से देखा जाए तो इसमें ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, क्योंकि संसद जो है वह राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट आता है कि संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नेक्स्ट आता है भारतीय संसद बनती है किससे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संसद का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि भारत में संसद मिलकर बनती है किससे? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से। तो ये भी सी जिसमें होगा, तो ये ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से शामिल है? तो इसमें राष्ट्रपति और दोनों सदन इसमें शामिल होंगे।
नेक्स्ट आता है कि विचार कीजिए कि भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित किया गया है। इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है। ये वाला क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में, मतलब कि कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या आईएएस का एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख लीजिए, देखिए इसमें कितने सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। फिर से वही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उसी तरीके से पूछा गया है। फिर आपका और नेक्स्ट आता है कि इसमें कौन सा अनन्य भाग नहीं है, तो इसमें आपका उपराष्ट्रपति नहीं है। नेक्स्ट आता है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो ये 2 बार होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए, 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं, पहला अध्यक्ष लोकसभा के और दूसरा उपाध्यक्ष लोकसभा के, तीसरा महासचिव लोकसभा के और चौथा अध्यक्ष राज्यसभा के। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी होता है, क्योंकि इसमें चारों ही सही हैं, क्योंकि संसद के अधिकारियों में ये सभी शामिल हैं। व्याख्या को देख लेते हैं कि संविधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89 के अनुसार, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 के और संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98 के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ये सुमेलित है। नेक्स्ट आता है कि संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना किसी सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, तो वह 60 दिन होगा, तो ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जाता है और यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो इसके संदर्भ में क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन बी होगा, 2 माह आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, वह 60 दिन होगा, ऑप्शन बी आएगा। सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जा सकता है कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो वह राज्यसभा का होगा। नेक्स्ट आता है कि यदि कोई सांसद किसी राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है और उसे कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होता है, उसकी सदस्यता सामान्य हो जाएगी, अमान्य होती है 14 दिन की। कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के क्लॉज 2 और अनुच्छेद 190 के खंड का में, मतलब कि खंड 2 और 3 में मतलब कि 101 के खंड 2 में और 190 के खंड 2 में दिया गया है कि कुछ शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए समसामयिकी सदस्यता प्रतिनिषेध नियम 1990-50 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिन के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है, तो यह किसके उसमें उठाया जाता है, जिसमें ऑप्शन ए सरकार में विश्वास खो देता है, ऑप्शन बी लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है तब, या फिर ऑप्शन सी कि किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, और ऑप्शन डी जब मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन सी होगा कि किसी मामले के तथ्यों को रोकता है और तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन करता है, तो इसके संदर्भ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन करता है कि संसद या निर्भरता निवारण अधिनियम 1969 कई पदों का लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। दूसरा आता है कि उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। तीसरा आता है कि शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें पहला और दूसरा जो कथन है वह सत्य है, तो ऑप्शन ए आएगा कि इसमें संसद या निर्भरता निवारण अधिनियम 1969 के तहत अनेक पदों को लाभ के पद के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए निर्भरता से छूट प्रदान की गई। इस अधिनियम में अब तक कुल 5 बार वर्ष 1993, 1999, 2000, 2006 तथा 2013 में संशोधन कर विभिन्न अन्य पदों को इस अधिनियम में शामिल करते हुए लाभ के पद के आधार पर निर्भरता के दायरे से बाहर किया गया और भारतीय संविधान में लाभ का पद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया और इस शब्द का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों में किया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है लाभ के पद का निर्णय कौन करता है, तो इसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल या संघीय संसद करती है, तो इसमें दोनों ही करते हैं। कि इसमें विश्लेषण 1 और 2 को दिया गया है क्योंकि कोई भी पद संसद या विधानमंडल की सदस्यता की निर्भरता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज का के अंतर्गत केंद्र में संसद या अनुच्छेद 191 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज का के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडल करेंगे। विश्लेषण 2 में कोई व्यक्ति जो संसद या विधानमंडल की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर निर्भर घोषित किया गया है तो वह अपने लाभ के पद के कारण निर्भर है अथवा नहीं, इसका निर्णय केंद्र में अनुच्छेद 103
3 के क्लॉज 1 एवं क्लॉज 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा और राज्यों में अनुच्छेद 192 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा, जिस कारण से आपका विश्लेषण 1 बी के अनुसार बी विकल्प सही होगा और विश्लेषण 2 के अनुसार विकल्प ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो इसमें आपका जो अनुच्छेद 105 है वह होगा कि ऑप्शन बी आएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों की और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। तो ऑप्शन सी होगा कि साक्षी के समय उपस्थिति में स्वतंत्रता होगी, क्योंकि संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उसकी समितियों और सदस्यों को प्राप्त विशिष्ट अधिकार उन्मुक्तियां छूट होती हैं। इन दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला आता है कि वे जो संसद के प्रत्येक सदन का सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाते हैं, और दूसरा आता है कि वे जो व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों द्वारा उपभोग्य होते हैं। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले विशेषाधिकार निम्न होते हैं, जैसे कि पहला कि अपनी बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने का विशेषाधिकार, दूसरा सदन से अपरिचितों को बाहर रखने का या विशिष्ट विषयों पर चर्चा हेतु गुप्त बैठक करने का विशेषाधिकार, तीसरा अपनी स्वयं की प्रक्रिया, आंतरिक विषयों, व्यवसाय के संचालन तथा उन्हें विनियमित करने का विशेषाधिकार, चौथा सदन के सदस्य या साथ ही बाहरी व्यक्तियों को भी भर्त्सना, चेतावनी या निलंबन सदस्य हेतु निश्चित अवधि के हेतु कारावास से सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का विशेषाधिकार। फिफ्थ नंबर का आता है कि किसी सदस्य की से गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास, रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का विशेषाधिकार। फिफ्थ सिक्स आता है कि संसदीय समितियों द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों, पत्रों, अभिलेखों को बुलाने मांगने का विशेषाधिकार। सातवां आता है कि संसद की कार्यवाहियों की जाँच करने हेतु अदालतों पर रोक लगाने का अधिकार या विशेषाधिकार होता है। और भी इसके अंतर्गत विशेष अधिकार आते हैं, जैसे कि सदन के परिसर में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया किए जाने के पूर्व पीठासीन अधिकारी की अनुमति लिए जाने का विशेषाधिकार आता है। तो इसमें जो ऑप्शन के अंतर्गत आपने समझ ही लिया होगा, तो इसमें जो आपका उत्तर दिया गया था वह ऑप्शन सी था। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों में जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो किसमें किया गया है? अनुच्छेद 122 के अंतर्गत जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किसके लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन को निर्वाचित सदस्यों को ऑप्शन डी है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला आता है कि राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। ऑप्शन बी आता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। ऑप्शन सी आता है कि लोकसभा या राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से निर्वाचन लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही का होना चाहिए जहाँ से वह प्रत्याशी बन रहा है। और ऑप्शन डी आता है कि भारत के संविधान में राज्यसभा में नामित सदस्य की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्पष्ट शब्दों में निषेध है। तो इसके अंतर्गत ये आपका क्वेश्चन था और इसके ऑप्शन है जिसमें से आपका कोई भी इसमें सही नहीं संदर्भ किया गया है। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या कहती है कि तत्कालीन जो प्रावधान है, क्योंकि समय के अनुसार संविधान में संशोधन होते रहते हैं। ये जो आपकी सीरीज है वह 1990 से 2024 तक के प्रश्नों को कवर करती है। अब 1990 में क्या प्रावधान थे और अभी क्या प्रावधान है, तो उसमें समय समय पर बदलाव होते हैं। आपके लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, या फिर कोई भी प्रक्रिया होती है या फिर कोई संशोधन होते हैं, तो उसमें अपडेटेड होते हैं। तो उसमें उस समय के हिसाब से तो क्वेश्चन का आंसर सही रहता है, लेकिन अभी के समय के हिसाब से वो क्वेश्चन का आंसर गलत होता है। तो इस कारण से आपको एक स्टार बना के दे दिया जाता है और इसके एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ लेते हैं तो इससे उसका स्पष्टीकरण भी मिल जाएगा कि इसमें कौन सा सही होगा। कि तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार कतिपय उपबंधों, जिसमें असम के स्वायत्तशासी जिलों, जिसमें लक्षद्वीप के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों और सिक्किम के अतिरिक्त लोकसभा के निर्वाचन कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य में लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही का होना चाहिए था जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में किए गए संशोधन, अब कोई व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, वह किसी भी संसदीय क्षेत्र से पंजीकृत मतदाता निर्वाचक हो, इसके संदर्भ में आता है।
अब आता है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, जिसमें आता है ऑप्शन ए कि केवल राज्यसभा में ही ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन बी आता है कि राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान का प्रावधान है। ऑप्शन सी आता है कि किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानीय वर्जना नहीं है। ऑप्शन डी आता है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें ऑप्शन ए और सी होता है, दोनों ही है। व्याख्या को देखा जाए तो एक तरीके से आता है कि इसमें संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 होते हैं। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में किए गए संशोधनों के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आंग्ल भारतीय सदस्यों के प्रतिनिधित्व हेतु मनोनयन की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए इसे निष्प्रभावी कर दिया गया। तो संविधान मनोनीत सदस्यों को मंत्री बनाने को मना नहीं करता और अनुच्छेद 75 के खंड 5 में उपबंधित किया गया है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा, अर्थात व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है और यदि वह संसद सदस्य नहीं बन पाता है तो वह मंत्री नहीं होगा। साथ ही यह भी एक तथ्य है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं दे सकते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देते हैं। तो इस तरीके से इसमें ए और सी दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद को कानून निर्माण का शक्ति निम्नलिखित में से प्राप्त है। तो किसके संदर्भ में प्राप्त है? पहला आता है कि भारत का संघ, दूसरा आता है भारत का प्रदेश या उपप्रदेश डोमिनियन, तीसरा आता है कि विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति। तो इसके अंतर्गत बताना है कि कौन सा कूट सही है। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन डी होगा, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा कूट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि संसद राज्य सूची के विषय के संदर्भ में कानून बनाती है। कब बनाती है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संघीय संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु, दूसरा, संबंधित राज्यों की सहमति से, तीसरा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था से, चौथा, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। तो इसके संदर्भ में बताना है। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें चारों हों तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो यह आपका अनुच्छेद 253 होगा कि इसके विषय में कानून बनाती है। भारतीय संसद राज्य सूची के विषय में विधायन नहीं कर सकती है जब तक, पहला, कि भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश ना दे, दूसरा, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तीसरा, विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, चौथा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तो इसके संदर्भ में आपको बताना है। तो इसमें देखा जाए तो आपका दूसरा और चौथा जो कथन है वह इसके अंतर्गत नहीं होगा कि इसमें विधायन नहीं बनाती है। तो ऑप्शन डी आएगा इसमें कि दूसरा और चौथा इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद की कोई कानून बना सकती है। तो किस में बना सकती है? कि बिना किसी राज्य की सहमति से। तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बनाती है? संसद बनाती है। नेक्स्ट है कि किस या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त देता है। तो ऑप्शन सी होगा कि 120 का क्लॉज 1 होगा, जिसमें कहा गया है कि राज्यसभा का सभापति लोकसभा के अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने को रोक सकता है और अन्य किसी भी को भी बोलने दे सकता है। तो यह घटना क्या कहलाती है? तो यह घटना एक तरीके से बैठ जाना कहलाती है। तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शून्यकाल का समय क्या होता है? शून्यकाल का समय देखा जाए तो दोपहर 12 बजे से 1 बजे का समय होता है। तो ऑप्शन डी होगा। लेकिन इसमें एक संदर्भ में 11 से 12 दिया गया है, क्योंकि राज्यसभा में जो शून्यकाल का समय है वह से प्रश्नकाल से पूर्व 11 बजे से दोपहर 12 बजे का हो गया, जबकि लोकसभा में यह पूर्ववर्ती 12 से 1 का है। तो इस कारण से उसमें 2 ही विकल्प दोनों ही रहेंगे। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संसद की शून्यकाल की अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? इसके संदर्भ में आपका इसमें ये जो आपका उत्तर दिया गया है, उत्तर तो इसमें कोई नहीं दिया गया है, लेकिन शून्यकाल जो है वह विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार होता है,
जैसे लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय जो होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है और शून्यकाल के लिए 1 घंटा अधिकतम होता है जिसे 0 आवर भी कहा जाता है, जो दोपहर के 12 से 1 की स्थिति का होता है। और पहले देखा जाए तो राज्यसभा का जो शून्यकाल था वह इसी स्थिति पर था, लेकिन 2014 के बाद इसमें परिवर्तित कर दिया गया। तो राज्यसभा का जो शून्यकाल है वह 11 बजे से 12 बजे के बीच का है और लोकसभा का शून्यकाल 12 से 1 बजे के बीच का कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की है? वह भारत की है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम कितनी होती है? 1 घंटे की होती है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्न उत्तर सत्र होता है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन में होती है। कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने का क्रम प्रथम वाचन में होता है और द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सदन के सदस्य इस स्तर पर आम बहस करते हैं और द्वितीय वाचन में ही सदन विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है। द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंडशः विचार भी होता है और प्रभावी सदस्य का यह प्रस्ताव ही विधेयक या यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए, विधेयक का यह तृतीय वाचन होता है। नेक्स्ट आता है कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो किसके द्वारा पारित किया जाता है? ऑप्शन ए आता है कि उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, तो यही इसका उत्तर है, तो ऑप्शन ए उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है तो इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? तो वह संयुक्त सत्र का यथा समय आहूत होगा। नेक्स्ट आता है कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन आता है कि अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। दूसरा आता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, तो इसमें देखा जाए तो आपका दूसरा कूट सही है, तो केवल 2 होगा, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्ष करता है? तो अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 118 के क्लॉज 4 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट आता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यह जो अध्यक्ष करता है लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं जो इसकी अध्यक्षता करते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त स्पीकर होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के संदर्भ में दिया गया है, तो इसमें लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट दिया गया है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसमें भी लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, तो इसमें नेक्स्ट में आपका उत्तर डी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है। दूसरा आता है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। तीसरा आता है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी बैठक बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने में हुई थी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन डी होगा। 1, 2, 3 इसमें तीनों ही सत्य हैं। न कि भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक 1969 पर 6 और 9 मई 1961 को आयोजित की गई और द्वितीय संयुक्त बैठक बैंककारी बैंकिंग सेवा आयोग बिल 1977 पारित किए करने के लिए 16 मई 1978 को आयोजित हुई। तृतीय संयुक्त बैठक को 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 के संदर्भ में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन आता है कि संसद में निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। 108 में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। पहला आता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, दूसरा आता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए और तीसरा आता है कि संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए। चौथा आता है कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिसमें दोनों सदनों में मतभेद हो। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर जो होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि केवल 4 इसमें होगा। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संदर्भ में। नेक्स्ट आता है कि विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कहता है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के लिए मान्य है।
दूसरा आता है कि किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। और तीसरा आता है कि संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों में कुल सदस्यों का 1/6 भाग गणा पूर्ति होनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें देखा जाए एक तरीके से तो तीनों ही कथन इसमें गलत है, तो ऑप्शन डी होगा। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयकों के संदर्भ में लागू होता है और वित्तीय विधेयकों जो कि धन विधेयक है और संविधान संशोधन विधेयकों के लिए प्रभावी नहीं है। अनुच्छेद 118 के क्लॉज 4 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है और लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के अनुसार लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करता है। यदि वह भी अनुपस्थित रहता है तो राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करते हैं और लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के अनुसार भारतीय संसद की संयुक्त बैठक के लिए गणापूर्ति दोनों सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति में किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। पहला आता है कि साधारण विधि निर्माण की पारित करने की स्थिति में, दूसरा आता है धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, तीसरा आता है संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन ए आपका हो सही होगा क्योंकि केवल एक कथन इसमें सही है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा सामान्य विधेयक के संदर्भ में। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का किस संख्या पर आधारित साधारण विधेयक होगा। नेक्स्ट आता है कि कोई कानूनी विधेयक संसद को किस पटल पर रखा जा सकता है और दोनों सदनों में से किसी एक संसद के पटल पर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा कथन सही है। पहला आता है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान या विगत हो जाता है। दूसरा आता है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित कर नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर विगत नहीं होगा। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है क्योंकि इसमें केवल दूसरा कथन ही सत्य है। इसकी व्याख्या को देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 103(7) के क्लॉज 3 के अंतर्गत संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण विगत नहीं होता है, जिस कारण से पहला कथन असत्य है। और अनुच्छेद 107 का क्लॉज 5 के अनुसार लोकसभा में लंबित विधेयक अथवा लोकसभा द्वारा पारित राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर विगत हो जाएगा। और अनुच्छेद 107 के क्लॉज 4 के अंतर्गत राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा में पारित नहीं किया गया है लोकसभा के विघटन पर विगत नहीं होगा। तो इस कारण से ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जाता है ना ही इसे एकत्रित किया जाता है। तो ये अनुच्छेद 265 होगा जिसके अंतर्गत होता है, जिसमें कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों एवं लोकलेखे, अनुच्छेद 300 संघ एवं राज्यों के नाम से वाद या कार्रवाइयों तथा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित होता है। नेक्स्ट आता है कि भारत की संचित निधि से धन निर्गत किसका नियंत्रण होता है। तो धन निर्गत का संचित नियंत्रण उपयुक्त किसी से नहीं होता है। इसकी व्याख्या को देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व सरकार द्वारा राज्य हुंडियों निर्गमित करके उधार द्वारा अग्रिम अर्थोपाय द्वारा लिए गए सभी उधारों के प्रति संदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती है। यह संसद के नियंत्रणाधीन होती है। संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गमित नहीं की जा सकती जब तक कि संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। इसलिए बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब संसद अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इस हेतु अनुमति प्रदान करती है। नेक्स्ट आता है कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है भारत की संचित निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की संचित निधि से धन निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है। तो यह भारत की संसद का होता है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस एक में भारत की संचित निधि से लिया गया अनिवार्य व्यवहार नहीं है भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन एवं पेंशन से, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारत नहीं होता है। वह भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता होता है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा एक भारत की संचित निधि पर भारत नहीं है। तो ऑप्शन सी होगा कि भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत
कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो अनुच्छेद 267 होगा, ऑप्शन सी होगा। 267 का क्लॉज 1 कहता है कि आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान है या राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है। इसका गठन ही किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रयुक्ति के व्ययों हेतु किया जाता है और आकस्मिक व्ययों के अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116 के अधीन संसदीय विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक इस निधि से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने हेतु यह निधि राष्ट्रपति के व्ययाधीन हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो यह ऑप्शन सी होगा, संसदीय स्वीकृति से पूर्व होगा। नेक्स्ट आता है कि संघ की सरकार या यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा आता है कि भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता है। तीसरा आता है कि लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद निधि के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपको कौन सा इसमें आपका उत्तर सही होगा। तो इसमें देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन सी है वह सही है, क्योंकि इसमें केवल दो जो कथन है, मतलब कि जो दूसरा कथन दिया गया है सिर्फ वो ही सत्य है। इसके नेक्स्ट आता है, इसके अंतर्गत इसको नेक्स्ट को देखने के पहले इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि बजट तैयार करने की जो प्रमुख जिम्मेदारी होती है वह वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की होती है, ना कि राजस्व विभाग की। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग विगत वर्षों में राजस्व संबंधी आंकड़ों के संदर्भ में आने वाले वर्ष के लिए राजस्व का अनुमान तैयार करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के क्लॉज 1 में संचित निधि का प्रावधान संसद की अनुमति के बिना संचित निधि में कोई धन नहीं निकाला जा सकता और अनुच्छेद 266 के क्लॉज 2 में लोक लेखा का प्रावधान किया गया है और इसमें संचित निधि में जमा अतिरिक्त अन्य लोक धनराशियाँ जमा की जाती है, जिसमें लोक भविष्य निधि, न्यायिक जमा आदि धन शामिल किए जाते हैं। लोक लेखा से धनराशि निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती और इसके नियंत्रण में कार्यपालिका के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट की तैयारी उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन बी होगा, यह आर्थिक कार्य विभाग आता है। ऑप्शन बी कि संघीय वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक कार्य विभाग होता है वह बजट की तैयारी उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की गई हैं? तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसके अंतर्गत व्याख्या को देख लेते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारत व्ययों को अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान की मांग कहा जाता है इसे, और प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के संदर्भ में एक अनुदान की मांग प्रस्तुत की जाती है। हालांकि व्यय की प्रकृति के अनुरूप एक मंत्रालय या विभाग के लिए एक से अधिक मांगें प्रस्तुत की जाती हैं। साथ ही ये गैर विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए पृथक मांग प्रस्तुत की जाती है और यह वार्षिक बजट के में अनुदान की मांगों की कुल संख्या निर्धारित होती है। वार्षिक बजट में जो अनुदान की मांगें 2022-23 में 102 थी और 2021-22 में इनकी संख्या 101 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो यह 110वां संविधान संशोधन मतलब 110वां विधेयक है। 109 वाले अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा और 111 में विधेयकों पर अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 78 नंबर का कि धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 होगा जिसके अंतर्गत परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है कि एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि वह संबंधित प्रावधान शामिल है, तो यह होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें भारत सरकार के उधार लेने का नियमन भी होता है, भारत के समेकित निधि का निगरानी भी होती है और किसी राज्य की लेखा की रेखा परीक्षा भी इसके अंतर्गत होती है। तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत क्वेश्चन की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक परिभाषा क्या सम्मिलित है? इसमें धन विधेयक की परिभाषा के संदर्भ में बताना है कि इसमें धन विधेयकों की परिभाषा के संदर्भ में कौन सी परिभाषा दी गई है। तो इसमें ऑप्शन ई होगा, क्योंकि इसमें किसी भी ऑप्शन में धन विधेयक की उपयुक्त परिभाषा नहीं है। इसमें धन विधेयक की परिभाषा को देखा जाए तो इसमें आता है कि उपबंधों के तहत टैक्स लगाना, समाप्त करना, उसके विनिमय में प्रत्यावर्तन करना, धन की उदारी का विनिमय करना, भारत की संचित निधि के धन को प्रयोग करना, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, इन सभी को धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है वह ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया? तो धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा विधेयक उपबंध नहीं किया गया है? तो इसके अंतर्गत ऑप्शन डी होगा, जिसमें जुर्माने या
अर्थदंड से संबंधित उपबंध इसमें शामिल नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयकों की परिभाषा के तहत कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि एवं आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध तो शामिल है, परंतु जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 110 के खंड 2 के अनुसार कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थदंडों के अधिरूपण का उपबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला कहता है कि प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है। दूसरा आता है कि प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है। तीसरा आता है कि वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। फोर्थ नंबर का आता है कि वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षरित होते हैं। फिफ्थ नंबर पर आता है कि राज्यसभा वित्त विधेयक की 14 दिनों तक रोक कर रख सकता है। और इसमें आपका 7 नंबर का आता है कि राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार नहीं करता है। 7 नंबर पर आता है कि राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित करती है। और 8वें नंबर पर आता है कि गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें एक तौर पे देखा जाए आपका, तो जो आपका 5वां और छठा है, इसमें 5वां और जो छठा है वो नहीं है। और इसमें जितने भी विधेयक के संदर्भ में ये आपके कूट दिए गए हैं सभी सही हैं। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी नहीं होगा, मतलब कि बी होगा जिसमें ये आपका 5वां और छठा नहीं है और सभी इसमें मेल खाते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। इसमें ऑप्शन ए कहता है कि धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जाता है। ऑप्शन बी आता है कि लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। ऑप्शन सी आता है कि लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंतर्गत लौटाया जाना विचारार्थ भेज जाना आवश्यक है। और ऑप्शन डी आता है कि राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। तो इसके अंतर्गत आपका देखा जाए तो इसमें जो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। इसमें आपका बी सी डी तीनों ही हैं, तो ये वाला आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पूछा गया है कि भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में आपको बताना है। तो इसमें कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है कि जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। दूसरा कथन आता है कि जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती हैं। तीसरा आता है कि लोकसभा या राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि केवल एक ही इसमें कथन सत्य है और आपका दूसरा और तीसरा कथन इसके अंतर्गत मेल नहीं खाता है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि प्रत्येक वित्त विधेयक मतलब कि कोई धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। या एक तरीके से देखा जाए तो जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती हैं। और जब लोकसभा वित्त विधेयक यानी कि जो पहले धन विधेयक नहीं है को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को साधारण विधेयक व संशोधित की तरह संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। ऐसे विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर संयुक्त बैठक हो सकती है, जबकि धन विधेयक में कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है। इस कारण से कथन 1 और 3 सही है। हालांकि ऐसे वित्त विधेयक जो धन विधेयक हैं कि उनके संदर्भ में पहला और तीसरा नहीं होगा। इसमें जो प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि एक फाइनेंस बिल दिया गया है, मतलब कि एक नोट के तौर पर समझाया गया है कि अनुच्छेद 117 में फाइनेंशियल बिल से संबंधित है। फाइनेंस बिल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया और यह धन विधेयक होता है, जिस कारण से इसका विकल्प ए सही और धन विधेयक से भिन्न वित्त विधेयक के संदर्भ में आपका विकल्प सी है। तो ये आपका अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के संदर्भ में अगर इस तरीके से होता है तो आपके वाले कथन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है, तो किस सदन में धन विधेयक को पेश किया जाता है इसके संदर्भ में बताना है।
तो यह जो आपका लोकसभा में पेश किया जाता है, तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन डी होगा वह होगा जिसमें लोकसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जिसमें ऑप्शन ए दिया गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। ऑप्शन बी आता है कि धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पुनः स्थापित किया जा सकता है। ऑप्शन सी आता है कि धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी आता है कि धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी होगा, तो इसमें ये कथन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि धन विधेयक पेश किया जाता है, तो धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला आता है कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। दूसरा आता है कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। तीसरा आता है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। और ऑप्शन डी आता है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों से उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो इसके अंतर्गत आपको सही नहीं है, इसके संदर्भ में बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि विधेयक की ये शुरुआत जो होती है वह लोकसभा से होती है, ना कि राज्यसभा से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि कौन सा कथन सही है, इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ये सही है। नेक्स्ट आता है कि धन विधेयक को कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है, लोकसभा में। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाए तो राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, 14 दिनों तक नहीं कार्रवाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा में एक से अधिक रोक सकता है, वह 14 दिन तक रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा में अधिकतम इतने समय तक रोक सकता है, वह 14 दिन होगा। ऑप्शन डी आता है। नेक्स्ट आता है कि राज्यसभा धन विधेयक को प्राप्त होने के लिए 14 कितने दिनों में लोकसभा में वापस किया जाना चाहिए, 14 दिन के अंतर्गत। ऑप्शन बी होगा। निम्न क्रियाविधियों में से कौन सा ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया जा चुका हो। इसके संदर्भ में आता है, तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर लेती है, तो इसके संदर्भ में। नेक्स्ट आता है कि कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और वह अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे क्या होगा, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय वितरण से संबंधित है, अनुच्छेद 112 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है, वह बजट नहीं है। ऑप्शन सी होता है। कि नेक्स्ट आता है 104वें क्वेश्चन में कि बजट पर संसद के नियंत्रण में कौन सी एक बात सही नहीं है। इसमें ऑप्शन ए आता है कि बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है। ऑप्शन बी आता है कि संसद की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त होती है। और ऑप्शन सी आता है कि संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ऑप्शन डी आता है कि संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने में शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इसके अंतर्गत बताना है, तो इसमें ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंतर्गत आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत में लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण में रखने हेतु काम करती हैं। पहला आता है कि संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाना। दूसरा, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। तीसरा, अनुपूरक अनुदानों या लेख अनुदान का प्रावधान करना। चौथा, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम में एक नियत कालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन होना। पाँचवां, संसद के वित्त विधेयक को प्रस्तुत किया जाना। तो इसमें बताना है इसके अंतर्गत कौन सा कूट सही है। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो आपका जो 4th नंबर का कूट है वह सही नहीं है, और इसके जो भी कूट हैं वह सभी इसमें सही हैं। तो इसमें जिसमें आपका 4th नंबर नहीं होगा वह आपका कूट होगा, तो आपका ये ऑप्शन ए है जिसमें 1, 2, 3 और 5 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा में पारित नहीं होता है तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र पेश कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक जो संसद के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है लेकिन यह संसद के निर्वाचित नहीं होता है और
भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट हो। दूसरा आता है कि हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक को पास किया गया है, तो पारित किया गया है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन डी होगा कि इसमें ना पहला सही है ना ही दूसरा सही है। व्याख्या को देखते हैं कि गैर सरकारी विधेयक जो देखा जाए तो वह विधेयक होता है जो संसद के ऐसे सदन द्वारा सदन के पटल पर पुनः स्थापित किए जाते हैं जो मंत्री नहीं होते हैं, जबकि सरकारी विधेयक उसे कहा जाता है जो किसी मंत्री द्वारा सदन के पटल पर पुनः स्थापित किए जाते हैं। गैर सरकारी विधेयक भी सदन में एक प्रक्रिया के तहत पेश किया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी एक समिति का गठन किया जाता है और इस समिति का गठन लोकसभा में किया जाता है। समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के उपाध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होते हैं और स्वतंत्रता के बाद अब तक 14 गैर सरकारी विधेयकों दोनों सदनों में पारित हो चुके हैं, जिस कारण से आपका पहला कथन और दूसरा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट आता है आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो लेखानुदान क्या प्रस्तुति देता है कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित से धन निकालने के लिए देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लेखानुदान बना होता है वह एक तरीके से बजट पारित होने के लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बना होता है। नेक्स्ट आता है कि संसद में लोक लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है कि यह जब सामान्य बजट की समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है तब इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है कि लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है। पहला आता है कि स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधानों का प्रयोग करती है। दूसरा आता है कि लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय के पक्ष में मात्र से संबद्ध होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय और आवृत्ति दोनों सम्मिलित होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी होगा क्योंकि इसमें केवल दूसरा कथन ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। तो वह अनुदान का अनुरोध होता है। जी अनुच्छेद 113 के क्लॉज 2 के अनुसार संचित निधि पर भारतीय व्यय के अतिरिक्त अन्य व्ययों के अनुमान लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे। लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से मना कर दे अथवा किसी मांग को और उससे विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति देता है। सामान्य वित्तीय विधान के चरण में सम्मिलित है। इसमें पहला बजट का प्रस्तुतिकरण, दूसरा बजट पर चर्चा, तीसरा आता है विनियोग विधेयक का पारित होना, चौथा आता है इसके अंतर्गत लेखानुदान, पांचवा होता है वित्त विधेयक को पारित करना। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें देखा जाए तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा ये पांचवा इसमें सही है। तो ऑप्शन डी होगा, इसमें आपका फोर्थ नहीं सही है। नेक्स्ट आता है क्योंकि इसका जो चरण देखा जाए तो पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, बजट पर चर्चा होती है, फिर विनियोग विधेयक को पारित किया जाता है, इसके बाद वित्त विधेयक को पारित कर लिया जाता है, फिर सामान्य वित्तीय विधायन के चरण हैं और जबकि लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादुदान जो होते हैं वह इसमें शामिल नहीं होते हैं जो अनुच्छेद 116 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। पहला कि एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, दूसरा ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्य का हित निहित हो, तीसरा राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर, चौथा धन विधेयक पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखा जाए तो आपके चारों ही कथन सत्य हैं, इसमें चारों ही कथन आपके सही हैं। तो चारों कथन आपके ऑप्शन डी में सही है, तो आपका ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित प्रस्तावों में किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से होता है। तो वह आपका कटौती प्रस्ताव होता है क्योंकि निंदा प्रस्ताव जो होता है वह सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना करने के लिए लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो होता है वह किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने और उससे पद या सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव भी जो है वह बजट पेश होने के अनुदान मांगों को बहस के दौरान संसद सदस्यों में धनराशि की वृद्धि का अधिकार नहीं है और भी मात्र कमी कर सकते हैं और ऐसा भी कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें नीति निर्मोदन कटौती, सांकेतिक कटौती और मितव्ययता कटौती होती है। स्थगन प्रस्ताव जो कि किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु लाया जाता है। अब आता है कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है। तो इसमें बताना है, तो कटौती प्रस्ताव बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए नीति निर्मोदन प्रस्ताव, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। ऑप्शन बी आता है मितव्ययता प्रस्ताव जो कि बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। और ऑप्शन सी आता है इसमें
कि सांकेतिक प्रस्ताव जो कि बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाएं। और ऑप्शन डी आता है कि बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित किया जाए। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा कि इसमें लेखानुदान के अंतर्गत बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना होता है। कि बजट प्रस्तुतिकरण बजट मांगों के संबंध में पारित होने के मध्य के समय में प्रशासनिक व्यय को पूरा करने हेतु लेखानुदान की मांग होती है, और यह बजट पारित होने से पहले के प्रशासनिक व्यय हेतु आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक अग्रिम मांग भी होती है। नेक्स्ट आता है कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया गया है। तो ध्यानाकर्षण के अंतर्गत सूचना के प्रस्ताव को इसमें स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया है, तो ऑप्शन सी होगा कि ध्यानाकर्षण की जो संकल्पना है वह भारत की देन है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है जिसमें प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें सदस्यों को अविलंबीय लोक महत्व के विषय में सरकार की विफलता और उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्यवाही को सामने लाने के अवसर मिलते हैं। और यह स्थगन प्रस्ताव के सादृश है, परंतु इसमें निंदा का प्रस्ताव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की संसद किसके या किन के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। तो यह आपका ऑप्शन डी होगा क्योंकि इसमें स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न तीनों के द्वारा ही इस पर नियंत्रण रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है। पहला दिया गया है कि उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, दूसरा आता है कि उत्तर लिखित दिए जाते हैं, तीसरा आता है कि पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, चौथा आता है कि पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, पांचवा आता है कि उत्तर पर बहस की जाती है, छठा आता है इसके अंतर्गत कि जो नियंत्रण होता है वह स्पीकर पर इसका नियंत्रण होता है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि किसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो इसमें आपका जो सही है वह आपका पहला सही है और तीसरा सही है, क्योंकि उत्तर जो होते हैं वह मौखिक होते हैं और पूरक प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो इस कारण से आपका ऑप्शन बी होगा क्योंकि इसमें पहला और तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है। स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय जनता गठबंधन सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। कारण आता है कि इस नियम में वाद विवाद के साथ मतदान का होना आवश्यक है का भी प्रावधान है। तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हैं जो कि सही व्याख्या भी करते हैं। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंतर्गत आता है कि लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं। तो ये आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें अभी चेंजेस हुए होंगे, तो उनके बारे में देख लेते हैं कि जब वर्ष 2005 में नियम 377 के अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों द्वारा उठाए गए मामले में संख्या में प्रतिदिन 15 से बढ़ाकर 20 कर दी थी, लेकिन पुनः 2015 में इनकी संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई और ताकि अधिक सदस्य अपने मुद्दे उठा सके, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में 30 नहीं दिया गया है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन कोई नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कि संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन क्या होता है। गिलोटिन संसदीय प्रक्रिया में क्या होता है। यह विधेयक पर बहस को बंद करना गिलोटिन होता है। तो ऑप्शन ए होता है कि गिलोटिन देखा जाए तो एक तरीके से समापन के अन्य रूप है। इसका अर्थ होता है कि जारी कार्य से संबंधित लंबित प्रस्ताव या प्रस्तावों पर चर्चा हेतु आवंटित समय समाप्त हो जाने पर सभापति यानी कि राज्यसभा के और अध्यक्ष लोकसभा के द्वारा मत दिया जाता है। समापन के विपरीत प्रयोग किए जाने वाले गिलोटिन से पूर्व कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता और सभापति या अध्यक्ष बिना किसी और चर्चा के प्रस्ताव पर तत्काल मत लेता है। तो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला आता है ऑप्शन ए कि लोक योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है। ऑप्शन बी आता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के सत्ताधीन न होने पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन सी आता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की न्यूनतम आयु 40 वर्ष है। ऑप्शन डी आता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों में गठित होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर बताना है। तो इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी है क्योंकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सत्ताधीन ना होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए जिसमें दिए गए कूट से में सही उत्तर पहचान करनी है।
पहला आता है कि संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। दूसरा आता है कि राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। तीसरा आता है कि भारतीय संसद की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया है। चौथा आता है कि संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें देखा जाए तो आपका पहला और दूसरा जो कूट है वह सही है और तीसरा और चौथा इसके अंतर्गत गलत है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा कथन आपका सत्य दिया गया है। व्याख्या को देखें कि यदि कोई विधेयक या वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यसभा इसे साधारण विधेयक की भांति रोक सकती है, और यदि कोई विधेयक धन विधेयक है तो राज्यसभा इसे मात्र 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक सकती है और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य तथा राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित किए गए। संसद के दोनों सदनों की असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तथापि ऐसे किसी विवाद को लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था से सुलझाने का कोई प्रावधान नहीं हो। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार जो अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत आता है को बना दिया गया है, जिस कारण से इसका विकल्प पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि भारतीय संसद का सचिवालय है, तो भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। दूसरा कथन आता है कि संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें देखा जाए तो आपका कूट जो है मतलब कि पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन डी होगा, जिसमें पहला और दूसरा कथन इसके अंतर्गत सत्य है। इसकी व्याख्या को देखें कि संविधान के अनुच्छेद 98 के खंड 1 के तहत संसद के प्रत्येक सदन के लिए पृथक सचिवालय की व्यवस्था है। इसी खंड में परंतु के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, और अनुच्छेद 98 के खंड 2 के तहत संसद विधि द्वारा अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की भर्ती और उनकी सेवा शर्तों का विनिमय कर सकती है। इस कारण से दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित करती है, तो यह किस चीज़ को प्रतिबंधित करती है, तो यह न्यायिक समीक्षा को प्रतिबंधित करती है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि भारतीय संसद को स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, तो ये कब मनाया गया था। 13/5/2002 को मनाया गया था, जब भारतीय संसद की जो औपचारिक स्थापना 13 मई 2002 को हुई थी, और जो कि प्रथम लोकसभा चुनाव के पश्चात 13 मई 1952 के प्रारंभ में प्रथम अधिवेशन से माना कि इसके 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसका स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। भारतीय संसद के नए भवन के वास्तुकार कौन बनाए गए हैं, तो वास्तुकार इसके बिमल पटेल रही हैं, तो ऑप्शन सी रहा है कि भारतीय संसद के नए भवन के वास्तुकार विमल पटेल ने इसे डिजाइन किया, और इस भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 को किया गया था, और एक भारतीय संसद के मूल भवन को ब्रिटिश वास्तुकारों एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था, जो कि 64 योगिनी मंदिर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संसदीय समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला आता है कि यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है। दूसरा आता है कि संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं। तीसरा आता है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपसभापति सभा के समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें पहला मतलब तीसरा कथन ही इसके अंतर्गत सही है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत आता है कि भारतीय संसदीय समूह एक स्वायत्त संस्था है। इसके स्थापना संविधान सभा द्वारा 16 अगस्त 1948 को की गई थी, और एक प्रस्ताव के अनुसरण पर वर्ष 1949 में की गई थी, जिस कारण से पहला कथन सही नहीं है। आईपीजी की सदस्यता संसद के सभी वर्तमान सदस्यों और पूर्व सदस्यों के लिए खुली हुई है। लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी वर्तमान सदस्य निर्धारित सदस्यता जो कि वर्तमान में 1000 रुपये है जमा कर आईपीजी का आजीवन सदस्य बन सकता है, और संसद का सदस्य न रह जाने पर उसे आईपीजी के सहयोगी आजीवन सदस्य का दर्जा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त संसद का कोई पूर्व सदस्य निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा करने पर आईपीजी की कार्यकारी परिषद द्वारा सहयोगी आजीवन सदस्य के रूप में चुना जा सकता है, और यह सदस्य और एसोसिएटेड सदस्य की भिन्नता के कारण इसे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इसे गलत माना है। लोकसभा के अध्यक्ष समूह के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जबकि लोकसभा के उपाध्यक्ष राज्यसभा के उपसभापति समूह के पदेन
उपाध्यक्ष होते हैं। आईपीजी अंतर सरकारी संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और राष्ट्रमंडल संसदीय समूह की भारतीय शाखा के रूप में कार्य करता है और विभिन्न बहुस्तरीय संसदीय मंचों पर प्रतिनिधिमंडलों और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से यह समूह भारतीय संसद को और विश्व की विभिन्न सांसदों के बीच में एक महत्वपूर्ण सेतु की भी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई कौन राष्ट्रवादी नेता है जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा या अध्यक्ष चुना गए थे। तो यह है आपके विट्ठल भाई पटेल थे, जिन्हें केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। कि विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष 1925 में चुना गया था, जो कि राष्ट्रपति नेता विट्ठल भाई पटेल को चुना गया और उनका कार्यकाल अगस्त 1925 से अप्रैल 1923 तक रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो संसद के 3 पार्ट थे वो फिनिश होते हैं, जिसमें पहले पार्ट के अंतर्गत लोकसभा पड़ा, दूसरे पार्ट के अंतर्गत राज्यसभा, तीसरा जो पार्ट था उसमें लोकसभा के कार्य संचालन को पड़ा हुआ है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू होगा वह होता है संसदीय समितियाँ। संसदीय समितियों के संदर्भ में आता है पहला कि नोट्स में कि संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। ये समितियाँ सदन द्वारा नियुक्त और निर्वाचित की जाती है, जिसमें अध्यक्ष और सभापति नाम निर्देशित किए जाते हैं। ये अध्यक्ष सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती है और अपना प्रतिवेदन सदन को या फिर लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपती है। संसदीय समितियों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहली तो आती है स्थायी समितियां, दूसरी आती है तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां वे समितियां होती हैं जो स्थायी प्रकृति की होती है, जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं और इनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। तदर्थ समितियों की प्रकृति जो होती है वह अस्थायी होती है या जिस उद्देश्य के लिए उनका गठन किया जाता है उनको पूरा करने हेतु इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। विधेयकों पर प्रवर समितियाँ या संयुक्त समितियाँ तदर्थ समितियों का प्रमुख उदाहरण होती हैं। चलिए तो जानते हैं प्रमुख स्थायी समितियों के बारे में, जिसमें आती है वित्त समितियाँ, विभागीय स्थायी समितियाँ, जांच समिति, परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति, सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियाँ, सदन समिति अथवा सेवा समिति, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए समिति आदि होती हैं। वित्त समितियों के अंतर्गत लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल होती हैं। सदन विशेष की स्थायी समितियों और अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियों जैसे कि प्राक्कलन समिति को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के लिए सदस्यों से मिलकर बनने वाली स्थायी समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात लगभग क्रमशः 2:1 के अनुपात में होता है। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लाभ के पद पर समिति अथवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति के सदस्यों का चुनाव तत्संबंधी सदन द्वारा किया जाता है, जबकि अन्य संयुक्त समितियों के सदस्यों को सभापति या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। लोक लेखा समिति के कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो होते हैं वह राज्यसभा से होते हैं। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रण के महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है और इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 है और इसके सदस्य केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं और यह समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन और लेखाओं की जांच करती है और जिसमें याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10 होती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट को लोकसभा के समक्ष पेश करती है, मतलब कि अध्यक्ष को सौंपती है और सामान्यतः लोकसभा से विपक्ष के किसी भी सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की परंपरा है और इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। चलिए तो इसके अंतर्गत और समितियों के संदर्भ में आपका नोट्स एक फिनिश होता है। अब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आता है कि भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। तो भारतीय संसद जो प्रशासन पर नियंत्रण आपकी संसदीय समितियों के माध्यम से करती है। कि संसदीय समितियां जो होती हैं इसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लोक वित्त पर नियंत्रण वह 3 समितियों के माध्यम से करती है, जिसमें लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति आती है। और भारतीय संविधान में संसदीय समितियों के बारे में कोई विशेष रूप से कोई उपबंध नहीं किया गया। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी संसदीय समिति है। तो इसमें एक प्राक्कलन समिति जो है वह एक बड़ी संसदीय समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो यह आपकी प्राक्कलन समिति आती है।
नेक्स्ट आता है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो यह 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो इसमें संसदीय नियंत्रण का अंग आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि संसद की स्थायी समिति में सदस्यों की लोकसभा एवं राज्यसभा के किस अनुपात में लिया जाता है, तो यह आपका 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें 7 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा आता है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इनमें से आपका केवल पहला कथन सत्य है, तो केवल 1 आपका सही होगा, क्योंकि लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रक लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करना होता है। और इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संख्यावर्णीय मत द्वारा चुने जाते हैं, जबकि समिति में राज्यसभा द्वारा चुने गए 7 सदस्य बाद में जुड़े होते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जाता है और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को चुना जाता है, क्योंकि लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के अतिरिक्त उद्योग और व्यापार से संबंधित किसी बाहरी व्यक्ति के चुनने का कोई प्रावधान नहीं होता है। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें 15 सदस्य निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति में किसकी समीक्षा करती है, तो यह जो आपकी कौन समीक्षा करता है, तो यह आपके नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की होती है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें पहला कथन कहता है कि लोक लेखा या तथा सार्वजनिक उपक्रम की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति से केवल लोकसभा के सदस्य लिए जाते हैं। दूसरा आता है कि संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। तीसरा आता है कि विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री इसमें नामित करता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो आपके तीनों ही कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत कि संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है, तो संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा विनिमय तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना होता है, तो ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें 12वें नंबर का कि सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है, यह संसद को करती है, ऑप्शन ए होगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है, लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में। नेक्स्ट आता है कि लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, इसके अंतर्गत बताना है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा कुल है। लोक लेखा समिति में देखा जाए तो लोकसभा में 15 और 7 आपके राज्यसभा में होते हैं, तो टोटल आपके 22 सदस्य होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला आता है कथन कि लोक लेखा की संसदीय समिति के संदर्भ में पहला कि लोकसभा में अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। दूसरा आता है कि सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। तीसरा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा जो कथन है वह सत्य है, तो ऑप्शन बी होगा, जिसमें यह आपका दोनों ही कथन सत्य होगा। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें लोकसभा का अध्यक्ष होता है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है कि सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें सूची 1 जो है वह लोक लेखा समिति, दूसरी याचिका समिति, तीसरी स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति और चौथी विभागीय समितियाँ हैं। तो इसको एक दूसरे से बताना है कि ये कौन सी समितियाँ हैं। तो लोक लेखा समिति देखा जाए तो एक तरीके से यह वित्तीय समिति है। याचिका समिति जो है वह एक कार्यकारी समिति है, और स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति आपकी तदर्थ समिति है। फिर इसके बाद आती है आपकी विभागीय समिति, जो होती है स्टैंडिंग समिति होती हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे से सुमेलित हैं। तो इसमें देखा जाए तो आपका ये कौन सा ऑप्शन से मेल खाती है, तो ऑप्शन सी होगा। तो इस तरीके से मेल खाता है, तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसमें
कि राज्यसभा के सदस्यों के संबद्ध नहीं किया जा सकता है। पहला, पब्लिक अकाउंट कमेटी से, दूसरा इन्वेस्टिमेट्स कमेटी से, तीसरा सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी से। तो इस कथन में से कौन सा कथन सही है, आपको सही चुनना है। तो इसमें दूसरा कथन आपका सही है, जिसमें एस्टीमेट्स कमेटी से यह संबंधित नहीं होता है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि जो प्राकलन या आकलन समिति होती है उसमें 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य जो होते हैं वह लोकसभा से ही लिए जाते हैं, इसमें राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं लिए जाते। जबकि लोक लेखा कमेटी में और सार्वजनिक उपक्रम समिति जो होती है उसमें 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। सरकारी आश्वासनों पर स्थायी समिति दोनों सदनों में पृथक रूप से गठित होती है, जिसमें लोकसभा समिति के 15 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। तो इस तरीके से ये समिति गठित होती है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो ये आपकी आकलन समिति या प्राकलन समिति होती है, जहाँ पर राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। प्राकलन समिति में संसद के किस सदस्य के द्वारा गठित की जाती है। तो यह एक तरीके से देखा जाए तो यह लोकसभा के सदस्यों से गठित की जाती है। निम्नांकित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। पहला दिया गया है प्राकलन समिति, दूसरा लोक लेखा समिति, तीसरा आपकी आती है लोक उपक्रम समिति और चौथी आती है संसद सदस्यों के वेतन भत्तों से संबंधित संयुक्त समिति। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा जो है यह तीनों ही आपकी वित्तीय समितियों के अंतर्गत आती हैं। तो आपका इसमें एक तरीके से ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। पहला सार्वजनिक लेखा समिति, दूसरा प्राकलन समिति, तीसरा सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इसके अंतर्गत आपकी जो वित्तीय समितियां हैं तीनों ही समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसद की स्थायी समितियां नहीं हैं। तो इसमें बताना है। तो इसमें पहला आता है लोक लेखा समिति, दूसरा आकलन समिति, तीसरा अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कल्याण समिति और चौथी आती है सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी स्थायी समिति नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें स्थायी समितियों की संसदीय 2 प्रकार की समितियां होती हैं, जिसमें एक होती है स्थायी समिति, दूसरी होती है तदर्थ समिति। स्थायी समितियों की 3 मुख्य समितियां होती हैं, जिसमें आकलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है। और अन्य स्थायी समितियां जैसे जांच समिति, संवीक्षण समिति, सदन के प्रतिदिन की कार्यवाही से संबंधित समिति, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए कल्याण पर समिति, सदस्यों की सुविधाओं के प्रावधानों से संबंधित समिति इसमें शामिल होती है। और एक तरीके से देखा जाए जो प्रश्न दिया गया है तो इसमें चारों ही समितियां एक स्थायी समितियां हैं। तो इसमें कोई भी समिति ऐसी नहीं है जो स्थायी समिति नहीं है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। तो ये आपके अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में जो संसदीय समिति है इसके लिए गठित नहीं की गई है। तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट आता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट करता है, किसके लिए करता है ऑडिट रिपोर्ट। तो यह लोक उपक्रम समिति के लिए भी करता है और लोक लेखा समिति के लिए भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है। तो ये लोकसभा के अधीन नहीं आती है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, यह आपकी लोकसभा के अधीन नहीं आती है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि जो विभाग समिति संसदीय समितियों में से लोकसभा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सामाजिक न्याय अधिकारिता संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति आती है, जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति लोकसभा के नहीं बल्कि राज्यसभा के अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों के लिए परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है। तो यह कौन सी समिति है। यह संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा होती है। तो ऑप्शन सी होगा कि यह संसदीय कार्य मंत्रालय रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए सलाहकारी समिति का गठन करती है, जिसमें संबंधित जोन की सीमा से चुने गए सांसद संसद सदस्य होते हैं। नेक्स्ट आता है कि 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य शामिल थे। तो इसमें 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से शामिल थे। नेक्स्ट आता है कि 2G स्पेक्ट्रम जांच के लिए बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था। PC चाको इसके अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट आता है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है। जो विनिमय, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या संसद द्वारा प्रत्यायोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सी होगी। तो इसमें आपका ऑप्शन बी है, क्योंकि अधीनस्थ विधान संबंधी समितियां इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32 नंबर का, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। तो यह अधीनस्थ विधान पर समितियां होती हैं। तो ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है? पहला, संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां। दूसरा, संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां। तीसरा, वित्त आयोग। चौथा, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग। पांचवा, नीति आयोग। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो इसका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि पहला और दूसरा जो समितियां हैं इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत, आप क्वेश्चन यहाँ पर आपकी संसदीय समितियों से फिनिश होते हैं। अब आते हैं संसदीय अधिनियम के बारे में कि संसदीय अधिनियम के संदर्भ में पढ़ते हैं। अगर ये संसदीय अधिनियम का टॉपिक फिनिश हो जाएगा तो आपके जो भी संसद से रिलेटेड टॉपिक थे वह फिनिश हो जाएंगे। तो अब संसदीय आपके पहले वरीयता अनुक्रम पढ़ा संसद से रिलेटेड, फिर उसके बाद आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल प्रक्रिया, और उसके बाद आपकी ये संसदीय समितियाँ। अब संसदीय अधिनियम है जो कि संसद का आपका लास्ट चैप्टर है। संसदीय समिति के संदर्भ में, अधिनियम के संदर्भ में इसमें पहला आता है, मतलब कि नोट्स के तौर पे देखा जाए तो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 को वर्ष 1954 में अधिनियमित तथा सर्वप्रथम 1 जून 1955 को प्रभावी हुआ था। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय या संक्षिप्तता विचारणीय होते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटिकल मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। घरेलू हिंसा, महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 से लागू है। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट सर्वप्रथम 1871 में अधिनियमित हुआ था और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भारत में 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ था। वर्ष 2016 के संशोधन अधिनियम में इसमें किए गए संशोधन 26 जनवरी 2016 से प्रभावी हुए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है। यह अधिनियम संरक्षण विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषिद्ध है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण पुलिस अधीक्षक से नीचे के रैंक के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय की अपील तथ्यों दोनों के संबंध में होती है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का उद्देश्य शीघ्र विचारण है। और यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इंकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय होता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में तथा सती निरोध अधिनियम 1987 लागू हुआ था और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो कि 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज में प्रदत्त भाषण एवं अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में निहित माना है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल मूलतः 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता है। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा उक्त अधिनियम में किए गए संशोधन के तहत अब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसके अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 में अधिसूचित सूचना का अधिकार नियम 2019 के तहत इसे 3 वर्ष के लिए यानी कि 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त केंद्रीय या राज्य स्तरीय मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को ही वही वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं प्राप्त होगी जैसा कि केंद्र सरकार निर्धारित करे। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष एवं जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा हमारे देश के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया, जिसमें पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1986 का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों के स्वशासन स्थापित करना, जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके और जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्ति की जा सके, तो इसके अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर हमारे ये जो इसकी डिटेल थी वो फिनिश होती है। अब इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आता है कि किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था। तो यह कौन सा वर्ष था? यह 1954 था। नेक्स्ट आता है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं। तो कौन दंडनीय अपराध है? संज्ञेय या संक्षिप्तता विचारणीय होना।
नेक्स्ट आता है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध व विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं तो यह संज्ञेय एवं संक्षिप्त तथा विचारणीय होते हैं और संज्ञेय और अशमनीय होते हैं, तो इस कारण से ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट आता है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध कैसे होते हैं? संज्ञेय और कारावास एवं जुर्माना दोनों से दंडनीय होता है। नेक्स्ट आता है कि यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो यह धारा 5 है। यह जितने भी अधिकार अधिनियम दिए गए हैं जो एक्ट से रिलेटेड, इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर ये एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि एमपीपीएससी में जो अभी पहले जो इसका सिलेबस था तो इसमें इस तरीके के एक्ट आते थे। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम, तो इससे स्पेशली के 10-15 क्वेश्चन बनते थे। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एमपी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन होंगे, और अन्य पीसीएस में इतने एक्ट से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन देखे जाए तो वो नहीं आते हैं, लेकिन एमपीपीएससी में इसमें आते हैं। अब सिलेबस चेंज हो गया है तो उसमें दूसरे के हिसाब से और चीज़ें चेंज की गई हैं, बट पहले जो इसका सिलेबस था तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते थे, तो 10 से 12 क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते थे। तो इसमें ज़्यादातर आपके एमपीपीएससी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति है? तो यह धारा का के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है, यह संपूर्ण भारत में है। नेक्स्ट आता है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 विस्तार है, यह कहाँ पर है? यह संपूर्ण भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध पर उपबंध कर दिया गया है? तो यह आपकी धारा 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? तो इसमें आपके उपरोक्त सभी होगा, जिसमें निदेशक, प्रबंधक और सचिव तीनों ही इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आता है कि कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित है किया जा सकता है? तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा वह ऑप्शन ए होगा कि जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंधित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा, जबकि कब नहीं घटित होगा? तो इसके अंतर्गत ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें अभियुक्त और परिवारवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से होगा, तब यह गठित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, और यदि ऐसा अपराध के संबंध में होता है तो इसके अंतर्गत आपका अनुसूचित जाति के अगर सदस्य होते हैं तो इसके अंतर्गत इस अपराध के अंतर्गत ये प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि आपका 15 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण उपबंध है? तो धारा 14 का के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित युग्मों में से आपको कौन सा सुमेलित नहीं है, इसके अंतर्गत बताना है। पहला आता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, दूसरा आता है ऑप्शन बी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ऑप्शन सी आता है 73वां संविधान संशोधन, शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, और ऑप्शन डी आता है सती निरोध अधिनियम 1987। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी सी होगा, क्योंकि यह 73वां संविधान संशोधन जो है वह पंचायतों के लिए है, ना कि यह क्योंकि शहरी स्थानीय निकाय के लिए 74वां संविधान संशोधन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूची 1 और 2 को सम्मिलित करने के लिए, जिसमें भारतीय शस्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम दिया गया है। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम किसके अंतर्गत आता है? तो आपका 1878 में हुआ था। भारतीय शाही पद अधिनियम जो आता है 1876 में, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो है 1861 में, और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में होता है। तो इस तरीके से एक दूसरे से सुमेलित है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें ऑप्शन डी होगा कि 2, 1, 4, 3 के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? यह 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था कि महिलाओं को घरेलू हिंसा के संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति की सहमति से 13 सितंबर 2005 को मिले और 26 अक्टूबर 2006 को इसे लागू किया गया था।
निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें आपका मीसा जो है वह एक सामाजिक अधिनियम नहीं है, क्योंकि मीसा, जिसे मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट कहा जाता है, यही का आंतरिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1971 में बना था और 1977 में निरस्त कर दिया गया, और ये आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बनाया गया अधिनियम था। यह सामाजिक अधिनियम नहीं है, जबकि प्रश्नगत शेष तीनों में अधिनियम सामाजिक सौहार्द और सामाजिक दोष निवारण हेतु बनाए गए अधिनियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो यह 1871 में हुआ था, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में प्रवृत्त हुआ। ये कब हुआ था? 30 जनवरी 1990 को प्रवृत्त हुआ था। नेक्स्ट आता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए किस अधिनियम को अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? तो यह अधिनियम 1989 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की कितनी धाराएं हैं? तो यह 23 धारा है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किन्हें प्राप्त है? तो यह शक्ति जो है वह केंद्र सरकार को प्राप्त है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? तो यह धारा 2 खा गा है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किस लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है? तो यह ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 1 वर्ष है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था की गई है? तो यह धारा 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार की सहमति को सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय में विनिर्दिष्ट करती है। तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें देखा जाए तो यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को विनिर्दिष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन किसके अंतर्गत आता है? तो यह ऑप्शन ए होगा, जिसमें शीघ्र विचारण है। नेक्स्ट आता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है? तो यह तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में होती है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है? तो इसमें ऑप्शन ए आता है पृथक्करण का सिद्धांत, ऑप्शन बी अधिमानी स्थिति का सिद्धांत, ऑप्शन सी आता है संरक्षण विभेद का सिद्धांत और ऑप्शन डी आता है सामंजस्यपूर्ण अध्ययन का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन सी होगा कि यह संरक्षण विभेद का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट आता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरूपित करने और वसूल करने की शक्ति किसे है? तो यह राज्य सरकार को है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित करता है? तो यह ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें दुष्प्रेषण, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य तीनों को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों को लागू होना उपबंधित है? तो यह धारा 6 आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों की जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? तो इसके संदर्भ में आपका ऑप्शन कोई भी नहीं दिया गया। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, क्योंकि 1995 के तत्संबंधी नियमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 में के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी द्वारा 30 दिनों के भीतर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंपने का प्रावधान था, जिसे पुलिस अधीक्षक राज्य के पुलिस महानिदेशक को तत्काल अग्रसारित करता था। और वर्ष 2016 में इन नियमों में संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि ऐसे अपराधों के लिए जांच अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर जांच पूरी करेगा और पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो बाद में रिपोर्ट को तुरंत राज्य सरकार को पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा और संबद्ध पुलिस थाने का भार साधक 60 दिन की अवधि के भीतर विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के आरोप पत्र फाइल करेगा।
तो इसमें जो आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इसमें जो डी ऑप्शन माना गया था वह त्रुटिपूर्ण था, तो इस कारण से इसकी उपरोक्त व्याख्या है। अब आता है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन क्या पूर्णतः निषिद्ध है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें गिरफ्तारी पूर्व जो जमानत है वह पूर्णतः निषिद्ध है, तो ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे एक पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो रैंक से कम ना हो, तो यह आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है, तो यह आपका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना होता है। नेक्स्ट आता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। तो इसमें जो आपका शक्ति होती है वह सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति जो होती है वह ऑप्शन डी आता है। नेक्स्ट आता है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन के अभियुक्त अपने बचाव को अभिभाग नहीं ले सकता है, कि इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका कोई भी उत्तर सही नहीं है। इसकी एक व्याख्या को देखा जाए तो इसमें ए और सी को सही माना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभाग ले सकता है और वह पीड़ित ही है की ही जाति है, तो विकल्प ए और सी के आधार पर नहीं ले सकता है। और इसमें इस अधिनियम के तहत अभियुक्त पर अभियोग तभी चलाया जा सकता है जब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का ना हो, और इसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इस उत्तर को संशोधित किया गया था और बोनस अंक प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन आता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने व डायन होने के अधिकथन पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वह असत्य है कि अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14 का क्लॉज 1 स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2 घाक में परिभाषित होता है, और आपका ए और सी और डी ए जो तीनों दिए गए हैं वह सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 में निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति का गठन उपबंध किया गया है। तो यह आपका धारा 17 के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें 45 नंबर का कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 में किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट देता है। धारा 18 है। नेक्स्ट आता है कि संसद के सूचना अधिकार अधिनियम में भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है 15 जून 2005 को। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत कि सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2005 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है कि यह एक विधिक अधिकार है। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि सूचना का अधिकार है एक, यह विधिक भी है और मूल अधिकार भी है। तो ऑप्शन आपका सी होगा, जिसमें ए और बी दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि निम्नांकित में से शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है। ऑप्शन ए सूचना का पारदर्शिता, ऑप्शन बी सूचना का प्रकटन, ऑप्शन सी संसूचित नागरिकता, ऑप्शन डी जो होता है लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन डी है वह सही है, जिसमें ए बी सी डी चारों ही इसके अंतर्गत सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए आता है कि सरकार के कार्यकाल में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना। ऑप्शन बी आता है कि हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तविक लोगों के लिए काम कर सके। ऑप्शन सी आता है इसके अंतर्गत कि समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना। ऑप्शन डी आता है नागरिकों को सशक्त करना। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन सी होगा कि समाज की महिलाओं और कमजोर तबकों को सशक्त बनाने के लिए यह काम करना होता है। नेक्स्ट आता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या को देखा जाए तो इसमें
आपका जो विकल्प बी का स्पष्टीकरण दिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 2 के खंड 6 के उपखंड 2 के अनुसार सूचना के अधिकार के अनुरोधन पर आवेदक को सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को देने की अपेक्षा नहीं की जाती है। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त तो प्रत्येक सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त तो प्रत्येक सूचना आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के स्थान पर केंद्रीय सरकार द्वारा विहित अवधि या 65 वर्ष की आयु तक दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष स्थिति के समापन के बाद और इसके पुनर्गठन के प्रभावी होने के साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्रों और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों में लागू हो गया है। अब आता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियों से संबंधित नहीं है, तो यह 12 होगा, तो ऑप्शन डी है इसमें। नेक्स्ट आता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जुर्माना लग सकता है, तो इसके अंतर्गत बताना है, तो इसमें ऑप्शन सी होगा कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग जो होता है वह जुर्माना लगा सकता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह 2005 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। तो इसमें जो ऑप्शन में 5 जो आयुक्त का कार्यकाल होता है वह आप जब 2005 में अधिनियम बना था तब इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो 2019 में इसमें संशोधन हुआ तो इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हुए इसके संदर्भ में होगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 2016 में पूछा गया था और अभी 2019 में इसमें संशोधन हुआ, तो इस कारण से इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें 5 वर्ष की जगह यहाँ पर 3 वर्ष होगा और 65 वर्ष आयु होगी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा कि यह राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य होता है, तो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में किससे संबंधित है, तो यह जो आंदोलन है आपका RTI अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है, तो 2005 से आपका जो संबंधित है वह नमित शर्मा बनाम भारत संघ है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें कथनों पर विचार करने के लिए दिया गया है। कथन कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही के उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। कारण आता है कि इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कूट सही होगा। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो इसमें पहला और दूसरा कथन दोनों ही सत्य हैं, जो लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण मतलब कि सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो इसमें के अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है, तो इसका क्या उद्देश्य है, सार्वजनिक अधिकारियों की सूचना प्राप्त करने की पहुंच होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि RTI आवेदकों को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना होगा, तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा, इसमें मद्रास उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में किस में सम्मिलित नहीं है, तो यह कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण या नोडल एजेंसी है, तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें ऑप्शन डी होता है, जनजातीय कार्य मंत्रालय आता है कि यह मंत्रालय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अभिकरण होता है। क्वेश्चन आता है कि अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की अधिनियम 2006 के व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों और दोनों की प्रकृति तथा विस्तार की निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन सा प्राधिकरण होता है, तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो ऑप्शन डी होता है, ग्राम सभा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें 66 नंबर का कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था,
पहला, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। दूसरा कथन आता है इसके अंतर्गत कि अनुच्छेद 275 के क्लॉज 1 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप पे होगा। तीसरा, अनुच्छेद 243 के क्लॉज 1 के अंतर्गत उल्लेखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का अनुरूप पे होना। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर बताना है। तो देखा जाए तो इसमें केवल एक इसका कथन सही होगा। नेक्स्ट आता है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण या एनजीटी की स्थापना की गई थी, 2010 में हुई थी, अक्टूबर 2010 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय में व्यथित कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर करता है? वह 90 दिन होगा। ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट आता है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें ऑप्शन ए आता है कि इसे ब्रिटिश शासकों ने बनाया था। ऑप्शन बी आता है कि इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। ऑप्शन सी आता है कि यह भारत की संसद की एक अनन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित है। और ऑप्शन डी आता है कि इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य नहीं था। तो ऑप्शन डी बी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मंजूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया? पहला आता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, दूसरा आता है बोनस भुगतान अधिनियम, तीसरा आता है संविदा श्रम अधिनियम, चौथा आता है समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो नीचे दिए गए कूट में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा इसके अंतर्गत आता है। तो इस कारण से ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है और ये एक दूसरे से सुमेलित है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 की जगह यह जो अधिनियम था इसे 1907 में लाया गया था। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में आया। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 में आया। और समाचार पत्र के लिए प्रोत्साहन अधिनियम भी 1908 में आया हुआ था। तो इसमें पहला आपका नहीं सुमेलित है, या 1908 की जगह 1907 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंतर्गत आता है कि निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना है। तो लॉक्सी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो इसकी एक क्रम बताना है। तो इसमें ये तीनों चारों ही एक क्रम में लगे हैं। तो ऑप्शन डी होगा। इसका क्रम देख लेते हैं। लेक्स लॉ की अधिनियम 1850 में आया। बंगाल टेनेंसी अधिनियम 1885 में, आयु सहमति अधिनियम 1891 में और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करना है। पहला आता है कि अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना वर्दी का पहनना। दूसरा आता है कि किसी पुलिस अधिकारी या सैन्य के अधिकारी की ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। तीसरा आता है इसके अंतर्गत कि बंदूक तोप से अनुष्ठानपरक गोली या दागना, जिससे अन्य लोगों को व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है, आयुध संशोधन अधिनियम 2019। तो इसमें एक दूसरे से सुमेलित करने के लिए दिए गए हैं, लेकिन देखा जाए तो इसमें केवल दो ही सुमेलित हैं। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि कौन कौन सा सुमेलित है। इसमें देखा जाए तो यह अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 की धारा 6 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसके लिए कारावास जो कि 3 वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना या दोनों दंडित किया जा सकता है। पुलिस अधिकारियों या संघ सशक्त बलों के सदस्यों की ड्यूटी के तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना अथवा अन्यथा उनके काम के हस्तक्षेप करना शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके लिए कारावास जो कि 3 वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। आयुध अधिनियम 2019 के आयुध अधिनियम 1969 की संशोधन कर हर्ष फायरिंग या अनुष्ठान परक गोली या गोला दागने को अपराध घोषित किया जाता है। संशोधित अधिनियम की धारा 25 के क्लॉज 9 में के तहत हर्ष फायरिंग के अपराध में दोषी व्यक्ति को 2 वर्ष तक के कारावास 1 लाख रुपए तक के जुर्माने दोनों से दंडित किया जाता है, जिसमें युग में पहला और तीसरा सुमेलित है, जबकि दूसरा सुमेलित नहीं है। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2005 में। आपदा प्रबंधन एक्ट को वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा देश के प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं के मामले में कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े अन्य मामलों को अधिनियमित करने के लिए किया गया था। यह अधिनियम हेतु विधेयक राज्यसभा द्वारा 28 नवंबर 2005 को लोकसभा द्वारा 22 दिसंबर
2005 को पारित किया गया था और 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात यह अधिनियमित हुआ था। यह राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर पर यह आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को व्यवस्थित संरचना का प्रावधान किया गया है। अब आता है इसके अंतर्गत कि भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था 2005 में। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय की एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन ए है, प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट आता है कि लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों के तहत प्राप्त हुआ था? तो इसमें ऑप्शन ए आता है मेंटल हेल्थ केयर 2017, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। तो इसमें देखा जाए तो इसमें जो अधिकार प्राप्त हुए थे वह डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत प्राप्त हुआ था और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 के तहत प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन सी होगा, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो यह जो अधिनियम है इसे 1980 में किया गया था। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें दिया गया है कि एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय पर आरक्षित अधिसूचित कर देती है तो पहला, यह राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है। दूसरा, ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। तीसरा, ऐसे क्षेत्र में लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। चौथा, ऐसे क्षेत्र को लोगों की पारंपरिक कृषि प्रथाओं को अनुमति होती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो केवल 3 कथन सही है। AIS 2023 में आपका अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत आता है कि भारत में संरक्षण रिजर्व और समुदाय पर आरक्षित क्षेत्र भारत के संचित क्षेत्रों को दर्शाते हैं, जो राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों और भारत के आरक्षित व संरक्षित क्षेत्रों के बीच बफर जोन और माइग्रेशन कॉरिडोर के रूप में कार्य करते हैं। इन संरक्षित क्षेत्र की श्रेणियों को पहली बार वन्यजीव संशोधन अधिनियम 2002 में प्रस्तुत किया गया था और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 33 के अनुसार मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी होता है। अतः कथन एक सत्य है। दूसरा आता है कथन सत्य है क्योंकि यह किसी वन क्षेत्र के समुदाय पर आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद वहाँ ना तो शिकार करने की अनुमति होती है, ना ही पारंपरिक कृषि प्रथाओं की। और जबकि चौथा कथन असत्य है क्योंकि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर स्थानीय लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। तो इस कारण से कथन तीसरा सत्य है। तो इसमें चौथा कथन इसमें असत्य है, पहला, दूसरा, तीसरा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित कर दिया गया है? तो यह अधिनियम जो है इसे 2001 में पारित किया हुआ है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला आता है कि आधार या मेटासेट डेटा को 3 महीनों के भीतर या अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। दूसरा आता है कि राज्य निजी निगमों के आधार पर डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। तीसरा, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। चौथा, आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें दूसरा और चौथा जो कथन दिया गया है वह सत्य है। तो इसके साथ आपका दूसरा और चौथा जो है वह ऑप्शन बी के अंतर्गत दिया गया है। तो इस कारण से ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कहता है कि आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। दूसरा आता है कि एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ना तो इसमें पहला कथन है ना ही दूसरा। आधार संख्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या UIDAI द्वारा प्रदत्त 12 अंकों की एक अद्वितीय संख्या होती है, जो भारत के निवासियों को पहचान हेतु प्रदान होती है और इसके तहत आधार पहचान पत्र या संख्या प्राप्त करने हेतु भारतीय निवासियों को अपनी जन्मांकिकी एवं बायोमेट्रिक सूचनाएं प्रदान करती होती हैं। आधार अधिनियम 2016 की धारा 9 के अनुसार आधार केवल पहचान पत्र, इसके आधार पर किसी नागरिकता या अधिवास का दावा नहीं किया जाता है। आधार अधिनियम 2016 की धारा 23G के अनुसार आधार संख्या को नियमों के तहत जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा निष्क्रिय या लुप्त किया जा सकता है, इसके अंतर्गत होता है। नेक्स्ट आता है कि ई गवर्नेंस के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के निम्नलिखित प्रावधानों को सुमेलित करना है।
ए दिया गया है रिकॉर्ड की कानूनी सहायता, दूसरा दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता, सी दिया गया है सरकार और उसकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग, और डी दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियम विनिमय आदि का प्रकाशन। तो इसके अंतर्गत आपको ये सुमेलित करके बताना है। तो इसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी सहायता के लिए जो आती है वह धारा 4 है। तो इसके अंतर्गत दूसरा हूँ सम्मिलित होगा। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता के लिए धारा 5 होगा। सरकार और उसकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के उपयोग के लिए यह धारा 6 आती है, और इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियम विनिमय आदि के प्रकाशन के लिए धारा 8 आती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें जो सुमेलित है वह ऑप्शन बी सुमेलित है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत 85 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति से संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। दूसरा आता है कि आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तीसरा आता है कि भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन हो। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आपका केवल दूसरा कथन सत्य है, पहला तीसरा गलत है, तो ऑप्शन बी होगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंतर्गत आता है कि राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है। तो राज्य खाद्य आयोग की अधिनियम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत इसकी अधिनियम की अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों या विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला आता है कि उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार। दूसरा, उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। तीसरा आता है कि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच से शिकायत दर्ज कर सकता है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो कौन सा कथन इसमें सही होगा। तो इसमें एक तरीके से आपका पहला और तीसरा कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है कि जहां फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 रुपये से अधिक नहीं होता। ऑप्शन बी आता है कि राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। ऑप्शन सी आता है कि जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी, तो और ऑप्शन डी आता है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई आता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें ऑप्शन डी होता है कि इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक होता है। इसकी व्याख्या को जान लेते हैं। इसके संदर्भ में आता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए एक त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक तंत्र को प्रख्यापित करती है, जिसमें जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग शामिल है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार राज्य के प्रत्येक जिले के एक जिला आयोग का गठन करती है और वह उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला आयोग का गठन कर सकती है। जिला आयोग में एक अध्यक्ष और कम से कम 2 सदस्य होते हैं। जिला आयोग में कम से कम एक सदस्य या अध्यक्ष महिला होगी, और इस अधिनियम के तहत यह उपबंधित किया गया है कि जिला आयोग के क्षेत्राधिकार में वे शिकायतें आएंगी जहां वस्तु एवं सेवाओं में किए गए भुगतान का मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। परंतु 30 दिसंबर 2021 को अधिसूचित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के तहत यह निर्धारित किया गया है कि जिला आयोगों के क्षेत्राधिकार में वे शिकायतें आएंगी जहां वस्तुओं या सेवाओं के लिए किए गए भुगतान का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा। तो इस कारण से इसमें विकल्प 3 ही कथन इसमें सत्य है। तो इस कारण से एक से अधिक विकल्प होंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन जो कि इस श्रृंखला का और इस चैप्टर का, आपके संसद चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए कहता है कि राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले के एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। ऑप्शन बी आता है कि जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए। ऑप्शन सी आता है कि जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होता। ऑप्शन डी होता है कि उपभोक्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे गए हुए माल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आपका कोई भी कथन इसमें नहीं है, सत्य है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं जिससे सही स्पष्टीकरण मिल जाएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
जो कि संशोधित हुआ था। इसके प्रावधानों के अनुसार प्रश्नकाल में जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिसमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है। प्रश्नकाल के संदर्भ में सी उत्तर इसमें सही है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 एवं तत्संबंधी नियमों के तहत प्रश्नगत के सभी कथन सत्य हैं। तो इसके अंतर्गत जो आपको इसमें संशोधन किए गए हैं, तो इस संशोधन के अंतर्गत आपके सभी कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। और अगर उस तरीके से देखा जाए कि इसमें संशोधन जब नहीं हुआ था तो इसमें सी विकल्प इसमें सही था। तो ये 2019 में संशोधन हुआ है और ये 2010 का क्वेश्चन है, तो इस कारण से इसके चारों ही कथन इसके अंतर्गत सत्य है। अब आता है कि नेक्स्ट यहाँ पर ये सेशन फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका सर्वोच्च न्यायालय से इस टॉपिक को शुरू करेंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह आपका छठा लेक्चर है। अब आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वह आपका 7 नंबर का आएगा। धन्यवाद। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी PDF भी प्राप्त होगी। साथ ही साथ उसमें जो भी नए कोर्स चलाए जा रहे हैं उन सभी की PDF प्राप्त होगी। धन्यवाद।